हेलो एवरीवन। आज हम लोग कारक विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कारक पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक, जिसको अंग्रेजी में केस कहा जाता है। ओके, आज हम लोग जानेंगे कि कारक क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं और हिंदी व्याकरण में कारक का क्या महत्व है। ओके, तो चलिए हम लोग कारक की परिभाषा के द्वारा हम कारक को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ओके, जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने बिल्ली को दूध पिलाया, डाल पर तोता बैठा है, पिताजी रमेश के लिए पुस्तक लाए। आपको इस वाक्य में, इन वाक्यों में दिख रहा होगा कि ये ने, को, पर के लिए, इन चिन्हों को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। तो हम बता दें आपको कि ये जो ने, को, पर के लिए है यही विभक्ति चिन्ह है। जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा है कि जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं, किस संबंध को, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ जो संबंध जाना जाता है वही कारक कहलाता है। और इस संबंध को, कारक के संबंध को बताने के लिए हमें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, शब्द चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। वो चिन्ह ही विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। और वो चिन्ह कौन है? यही है, ने है, को है, पर है, के लिए है। अगर इन चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग न किया जाए तो उसका वाक्य का जो अर्थ होगा वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम बोलें डाल तोता बैठा है, डाल तोता बैठा है, इससे आप क्लियर हो रहा है कि डाल पर तोता बैठा है कि डाल तोता बैठा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे कारक चिन्ह लगा दिए कि डाल पर तोता बैठा है तो इसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जा रहा है कि एक डाल है जिस पर तोता बैठने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं क्रिया की कारक की परिभाषा में कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वे रूप होते हैं जिनका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है। ओके, अगर इन कारक चिन्हों का अभाव हो वाक्यों में तो इनके जो संबंध है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ओके, कारक के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। ओके, कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा। संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह को, के लिए। अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह बोलिए, परसर्ग बोलिए, वो है से, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री और इसके अलावा ना, ने, नी भी होता है। ओके, अधिकरण कारक, में, पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया गया है, ये मैं नहीं होगा, में होगा। ओके, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, में, पर, और इसके साथ साथ पे भी होता है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। ओके, लास्ट है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ आदि। ओके, तो यहाँ पे कारक के कुल 8 भेद दिए गए हैं और उसके साथ साथ उसके विभक्ति चिन्हों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसको याद करना है। अगर आपको कारक के साथ साथ उसके कारक चिन्ह न याद हो तो आप वाक्य में आए कारक चिन्हों को समझ नहीं पाएंगे कि वो कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है कि कौन सा कारक है। इसलिए कारक के भेदों में
उसके कारक चिन्हों को भी आपको याद करना है। ओके, तो हमने कारक को पढ़ लिया, कारक के भेदों के नाम को पढ़ लिया। अब हम जो कारक के भेद हैं उसके अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उसको पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, रवि ने खाना खाया। अभी आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा है कि कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। तो इसमें देखिए पत्र लिखने का कार्य किया जा रहा है, पहले सेंटेंस में पत्र लिखने का कार्य किया जा रहा है। वो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? गोपाल के द्वारा। गोपाल क्या है? कर्ता है, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है और इसमें कर्ता कौन है? गोपाल है। तो गोपाल के द्वारा पत्र लिखने का कार्य संपन्न किया जा रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। और इसमें देखिए इसमें ने कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कर्ता कारक ही है। रवि ने खाना खाया, खाना खाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? रवि के द्वारा हो रहा है। रवि क्या है? कर्ता है और खाना खाना एक क्रिया है, तो क्रिया को रवि कर रहा है, तो इसलिए ये भी वाक्य कर्ता कारक होता है। कभी कभी होता क्या है कि कर्ता कारक का जो वाक्य होता है उसमें कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, ठीक है, यानी कि परसर्ग रहित होता है वो वाक्य, फिर भी वो कर्ता कारक ही होता है। अभी आपसे मैंने बोला कि कर्ता कारक के वाक्य में ने विभक्ति अवश्य लगा होगा, तो आप अगर कर्ता कारक का कोई वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें विभक्ति चिन्ह न लगा हो, तब तो आप कहोगे इसमें विभक्ति चिन्ह है ही नहीं, तो कैसे ही कर्ता कारक होगा। लेकिन वाक्य को समझना होगा। जैसे हम बोले गोपाल पत्र लिखा, रवि खाना खाया, इसमें ने जो चिन्ह है उसको मैंने नहीं लगाया है, लेकिन इस वाक्य को पढ़ करके इसका क्या भाव स्पष्ट हो रहा है कि पत्र लिखने का कार्य गोपाल के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए ये परसर्ग रहित होते हुए भी ये कर्ता कारक है। हम बोले कि बच्चा दूध पीता है, ओके, बच्चा दूध पीता है, तो दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, ओके, तो इसमें ये कर्ता कारक होगा, ओके। तो कई बार परसर्ग रहित होने के बाद भी वाक्य कर्ता कारक ही होता है। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे पेड़ को मत काटो, भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं को हराया, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कार्य किया जा रहा है, उसका जो फल है, उसका जो प्रभाव है, वो कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पे पड़ता है। कर्ता कारक में क्या था कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, ओके, लेकिन यहाँ पर कार्य का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पे पड़ता है। जैसे पेड़ को मत काटो, तो पेड़ क्या है? कर्म कारक है, ओके। भारतीय सैनिकों ने शत्रु को हराया, भारतीय सैनिक क्या है? कर्ता है, और शत्रु क्या है? कर्म है, ओके। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा हराने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन हराने का जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का फल किस पे पड़ रहा है? शत्रु पे पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये कर्म कारक हो गया। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाने के कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है?
छात्र पे पड़ रहा है, तो छात्र क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। छात्र को, ये कर्म कारक, इसमें कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम बोले माँ खाना बनाती है, माली फूल तोड़ता है, ये क्या है, ये परसर्ग रहित है, यानी इसमें परसर्ग नहीं लगा हुआ है, कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। माँ खाना बनाती है, माँ बनाने का कार्य कर रही है, क्या, खाना बनाने का कार्य कर रही है। ओके, तो जो कर्म कारक होता है, इस तरह के जब वाक्य आते हैं, उस वाक्य से अगर किसको या क्या करने पर उत्तर मिल जाता है तो वो कर्म कारक कहलाता है। अभी इसी में देख लीजिए, भारतीय सैनिकों ने शत्रु को हराया, किसको हराया, शत्रु को हराया, तुरंत उत्तर मिल गया ना आपको, तो ये कर्म कारक हो गया। माली फूल तोड़ता है, माली क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है, कार्य का प्रभाव फूल पे पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हो गया। तो जो कर्म कारक है वो तो दो प्रकार के होते हैं, एक परसर्ग रहित और एक परसर्ग सहित। तो उस वाक्य को पढ़ करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कर्म कारक है कि कर्ता कारक है। ओके, नेक्स्ट है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता जिस साधन, उपाय, औजार से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा होता है। ओके, जैसे बस के द्वारा गांव चले जाओ, मैं चम्मच से खाना खाती हूँ, माँ चाकू से सब्जी काटती है। इसमें कार्य को संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन का, औजार का प्रयोग किया गया है। गांव जाने के लिए बस का प्रयोग किया गया है, बस, तो इसके साथ के द्वारा कारक चिन्ह लगा है। मैं चम्मच से खाना खाती हूँ, मैं खाना खाने का कार्य किससे कर रही हूँ, चम्मच से। चम्मच क्या है, एक वस्तु है, तो कार्य को करने के लिए हम जिस भी वस्तु का, साधन का, उपाय, औजार का प्रयोग करते हैं वो करण कारक में आता है, और उसके साथ साथ उसका विभक्ति चिन्ह से लगा होता है। ओके, अब देख लीजिए, माँ चाकू से सब्जी काटती है। चाकू क्या है, एक औजार है ना, लेकिन सब्जी को काटने के लिए चाकू का प्रयोग कर रही है, जो कि एक औजार है। तो कर्ता जिस साधन, उपाय, औजार से क्रिया को करता है, कार्य को करता है, उसे करण कारक कहते हैं, और उसमें कारक चिन्ह से या के द्वारा लगा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए होता है। जैसे भिखारी को भोजन दो, मैंने पिताजी के लिए अखबार खरीदा। अब देखिए यहाँ पे इसमें देने का कार्य किया जा रहा है ना, भिखारी को भोजन देने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो करता है वो क्रिया कर रहा है, लेकिन वो स्वयं के लिए नहीं कार्य कर रहा है, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, देने का कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे को कारक चिन्ह लगा है। मैंने पिताजी के लिए अखबार खरीदी, मैंने अखबार खरीदा, ओके, बट वो किसके लिए, पिताजी के लिए। तो देने का भाव इसमें स्पष्ट हो रहा है इन दोनों वाक्यों में से। अब आप कंफ्यूज होगे कि कर्म कारक में भी को कारक चिन्ह लगता है, विभक्ति चिन्ह लगता है, और यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह लगा है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि यह वाक्य कर्म कारक का है या संप्रदान कारक का है। तो इसके, इन दोनों के अंतर को समझने के लिए दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग तो होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है ना, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव मुख्य होता है, क्रिया के प्रभाव का।
जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। माँ ने बेटी को जगाया। ध्यान दीजिएगा, वाक्य क्या है? माँ ने बेटी को जगाया। और दूसरा वाक्य है बेटी ने माँ को चाय दी। बेटी ने माँ को चाय दी। अब पहले वाक्य में क्या है? क्रिया का प्रभाव है। माँ ने जगाया किसको? बेटी को। तो कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो को का प्रयोग किया गया है वो कर्म कारक में आएगा। ओके। बेटी ने माँ को चाय दी। बेटी ने चाय दिया किसको? माँ को दिया। तो वहाँ पे चाय देने का कार्य हो रहा है, यानी इस वाक्य में देने का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, रीमा दीपा से सुंदर है, बिल्ली छत से कूदी। अब इन उदाहरणों से आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी आपने परिभाषा पढ़ा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है। पेड़ से पत्तों का गिरना अलगाव दिखा रहा है ना, अलग होने का बोध करा रहा है। इसके साथ ही साथ बता दें कि अलग होने का बोध हो, तुलना होने का बोध हो, या भय, ईर्ष्या आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक ही होते हैं, अपादान कारक में होते हैं। ठीक है। यहाँ पेड़ से पत्तों का गिरना अलग होने का बोध करा रहा है, लेकिन इस वाक्य में रीमा दीपा से सुंदर है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह से लगा है ये तुलना हो रहा है। रीमा और दीपा के बीच में तुलना का भाव स्पष्ट हो रहा है इससे। बिल्ली छत से कूदी, ये भी अलगाव का बोध करा रहा है। अब भय को अगर लिया जाए तो जैसे हम बोले कि बिल्ली कुत्ते से भय खाती है। ओके। तो यहाँ पे क्या है? भय का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे शब्द, ये वाक्य अपादान कारक में आएंगे। तो इसका परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए, ताकि जब भी आपके सामने इस तरह के वाक्य आ जाएं या इसके डिफिनेशन को लिखने के लिए आ जाए तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी हमने पढ़ा है कि करण कारक में से कारक चिन्ह होता है, और अब यहाँ भी देख लिया मैंने अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह है। तो इन दोनों का अंतर हमें कैसे समझ में आएगा, किस तरह? तो हम बता दें कि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। ओके। किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है। अभी आपने वहाँ पढ़ा है कि कार्य को करने के लिए किसी साधन का, किसी की सहायता लिया जाता है। कार्य को संपन्न करने के लिए साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले पक्षी पंखों से उड़ता है, पक्षी पंखों से उड़ता है, इसमें कारक चिन्ह क्या है? से है। लेकिन क्रिया जो हो रही है वो क्या है? पक्षी उड़ने का कार्य कर रहा है, किसकी सहायता से? पंखों से। तो यहाँ पे करण कारक होगा। परंतु अपादान में एक वस्तु दूसरे से अलग होनी पाई जाती है। जैसे हम बोले कि हम मसूरी से आए हैं, तो यहाँ मसूरी से अलगाव का बोध हो रहा है ना। मसूरी से यहाँ तक आने, मसूरी से हम यहाँ चले आए हैं, तो ये अलग होने का बोध करा रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं।
इसका कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे रवि का घर बड़ा है, शीतल के पापा आए हैं, तुम्हारा भाई कब आएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसमें के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसमें रा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये संबंध कारक है। अब रवि का संबंध घर से है, शीतल का संबंध पापा से, तुम्हारा भाई। ओके, तो इस वाक्य में क्या है, एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाता है, तो ये संबंध कारक कहलाता है। अन्य कारकों का संबंध क्या होता है? अरे अन्य कारकों में जो आपने अभी पढ़ा है, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कर्म कारक को पढ़ा है, तो उन कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है। ओके, लेकिन संबंध कारक का जो संबंध होता है वो मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं होता है। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक का विभक्ति या कारक चिन्ह में, पे, पर है। ओके, जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, टोकरी में फल रखे हैं, मैं एक घंटे में आता हूँ। इन तीनों वाक्यों में देखिए, मेज पर, टोकरी में और एक घंटे में, इसमें विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है। तो पहले वाक्य में क्या है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, ये स्थान का बोध करा रहा है, टोकरी में फल रखी है ये भी, और मैं एक घंटे में आता हूँ ये समय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संबोधन कारक। ये कारक के भेदों में सबसे लास्ट है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि है। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे यहाँ आओ, बच्चों खूब परिश्रम करो। ओके, इसके अलावा हम ये बोले, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, तो इस वाक्य में भाई को पुकारा गया है, यह संबोधन कारक है। ओके, और अगर हम ये बोले बच्चों खूब परिश्रम करो, इसमें बच्चों को क्या किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। तो इन वाक्यों में जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं वो क्या है, संबोधन कारक में है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, जो आपको यहाँ चिन्ह दिख रहा है, ये संबोधन कारक के बाद इन संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपका जो कारक विषय था वो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि अभी संपन्न हुआ। तो इसको अब क्या करना है, आपको इस कारक टॉपिक को समझना है और समझ करके याद करना है, ताकि आगे कभी भी आपको इस तरह के कारक से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, तो आप उसको अच्छे से उसको समझे रहेंगे, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर को लिख सकते हैं, उदाहरण को समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो आज हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उनकी परिभाषाओं को पढ़ा।
उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में जाना, विभक्ति चिन्हों का वाक्यों में कहाँ पे किस तरह से प्रयोग करना है ये जाना, उसकी पहचान करना सीखा। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कारक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कारक की पहचान करना भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और इसको अपनी कॉपी में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू।